क्या डेजा वू से सच में एक इंसान अपना भविष्य देख सकता है और क्या सच में वेल्डिंग होता देखने से हम अंधे हो जाते हैं। साथ ही साथ आज आप अपने ही बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिससे सुन आपको भी इंसानी इतिहास पर शक होने लगेगा। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स जानने वाले हैं जो फॉर श्योर आप तक कभी भी आने ही नहीं दिए गए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, गाइस क्या आपको पता है कि साल 1920 से लेकर अभी तक हमारे जो स्पेस रिसर्चर्स है ना भाई, उनके सामने कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जो लिटरली उनकी रातों की नींद ही उड़ा देता है। तो देखो गाइस, नॉर्मली हमारी साइंस ये बोलती है कि अगर हम स्पेस में किसी भी रेडियो सिग्नल को भेजते हैं तो यहाँ पर ना दो पॉसिबिलिटी जनरेट होती हैं। पहला, या तो वो सिग्नल अर्थ से काफी ज्यादा दूर चला जाएगा और वो वापस अर्थ पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा, या फिर सेकंड, अगर बाई चांस उस सिग्नल के रास्ते में कोई भी सैटेलाइट पड़ जाए, कोई प्लेनेट पड़ जाए या फिर कोई स्टार पड़ जाए जिसने उस सिग्नल को वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया हो, तो इस केस में वो सिग्नल ना भाई कुछ मिली सेकेंड्स या फिर कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही वापस अर्थ पर रिसीव हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज जो ये रिसर्चर्स हमसे हमेशा छुपाते हैं वो ये है दोस्तों कि साल 1920 से लेकर अभी तक 10 से 15 बार ऐसा भी हो चुका है कि हमने जिस सिग्नल को स्पेस में भेजा है वो 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीना तक होल्ड करके वापस अर्थ पर हमें रिसीव हुआ हो। और देखो गाइस, साइंटिफिकली ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी एडवांस मशीनरी ने हमारे उस सिग्नल को कैप्चर किया हो, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने उसे अपने अंदर होल्ड किया हो और सेम फ्रीक्वेंसी पर उसे अर्थ पर वापस थ्रो कर दिया हो। अब देखो गाइस, क्योंकि यहाँ पर यह बात पूरे तरीके से क्लियर है कि भाई नेचुरली किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर इतना डिले नहीं हो सकता है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि भाई शायद इस अनंत ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो जो कभी कभार हमें वार्न करने या फिर कुछ समझाने के लिए ना भाई हमारे सिग्नल के साथ ऐसी छेड़खानी करती हो। और इसलिए भी गाइस, ये जो इंसिडेंट्स है ना भाई, कभी भी खुलकर दुनिया के सामने इन्हें डिस्कस तक नहीं किया जाता। मतलब ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं चाहती है कि हम नॉर्मल इंसानों को कभी पता भी चले। फैक्ट नंबर 6, गाइस मुझे सच बताना कि आप में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज को सुना है कि जब भी हम दूध और मछली को एक साथ खाते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके के व्हाइट से स्पॉट हो जाते हैं। आई एम डैम श्योर ये जो बात है ना, ये आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी। बट व्हाट इफ कि एक दिन आपको अचानक से ये पता चले कि भाई ये तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ था। तो देखो गाइस, ये जो विटिलिगो बीमारी होती है ना, इसके पीछे का रीजन आपका फूड नहीं बल्कि खुद हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है। तो देखो गाइस, कभी कभी क्या होता है, जेनेटिक्स के चलते हुए, स्ट्रेस के चलते हुए, किसी इंजरी के चलते हुए या फिर किसी इन्फेक्शन के चलते हुए कभी कभार हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके चलते हुए वो खुद ही हमारी बॉडी के मेलेनोसाइट्स को खत्म करने लगता है। अब ये मेलेनोसाइट्स क्या बला होती है, चलो वो भी बताता हूं। तो गाइस देखो, बेसिकली ना ये वो सेल्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किन का कलर और टेक्सचर कैसा होगा। लेकिन क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर्स के चलते हुए अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिवेट हो चुका है, तो वो क्या है ना, वो इन्हीं सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन सेल्स की कमी हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट हमारी स्किन में कुछ इस तरीके के जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ना भाई, वो बनने लगते हैं। हालांकि देखो गाइस, इस तरीके से इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिवेट होना काफी ज्यादा रेयर होता है और इसलिए भी अभी हिंदुस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 2% लोगों को ही इस तरीके की बीमारी होती है। बट टेक्निकली भाई उन 2% लोगों को ना हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है, तो प्लीज उनको यार दिल से सपोर्ट करें। फैक्ट नंबर 5, गाइस क्या आपको पता है कि जो नासा होते हैं या फिर बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉट्स या फिर रिसर्चर्स होते हैं ना, उनको ना ज्वाइनिंग से पहले एक बड़ी अजीब सी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ना उनको 3 से 4 महीने तक ऐसा ट्रेन किया जाता है कि भाई किसी भी सिचुएशन में वो गुस्सा ना करें। बट ऑन दी अदर हैंड गाइस देखो, गुस्सा एक ऐसा नेचुरल सा हमारा रिएक्शन होता है भाई जो निकल ही जाता है। तो टेक्निकली इन लोगों को ये नेचुरल रिएक्शन ना निकालने के लिए प्रेशराइज किया ही क्यों जाता है। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि जब भी आप बहुत छोटे अमाउंट के लिए भी गुस्सा करते हो ना, तो हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि ये हार्मोन हमारे डीएनए के टेलोमेर्स को छोटा कर देता है। अब देखो, ये तो हम सभी को पता है कि जो टेलोमेर्स होते हैं ना, इनका भाई प्राइमरी काम ही हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं उसकी लाइफ को बढ़ाना होता है और हमारी एज इनको स्लो डाउन करना होता है। एंड इवन साल 2012 की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च तो ये भी कहती है कि जो लोग बार बार गुस्सा करते हैं उनके जो टेलोमेर्स होते हैं ना वो 10 साल तक छोटे हो जाते हैं। जिसके बाद इसी रिसर्च पर मोहर लगाते हुए हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी ऑफिशियली दुनिया से ये कहता है कि जो लोग बार बार और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं उनके हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक पड़ने के चांसेस स्ट्रेट 3 गुना बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये चीज हमारी बेसिक इंटेलिजेंस और हमारा जो फोकस होता है ना भाई, उसको भी रैपिडली कम करने का काम करती है। अब देखो गाइस, ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या फिर ये जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं भाई, इन पे ना अरबों खरबों
रुपए के प्रोजेक्ट को टाइम से पहले या फिर एग्जैक्टली टाइम पर पूरा करने का भाई बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अब अगर ये ढंग से फोकस ही नहीं कर पाएंगे या फिर जल्दी जल्दी बीमार हो जाएंगे तो भाई किसी भी कंट्री का जो बजट है ना वो आसानी से हिल सकता है। और देखो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोलती हैं कि जो इसरो है ना हमारा, ये भी इसी ट्रेनिंग से इंस्पायर होकर हमारे देश में फ्यूचर में जो व्योमोट्स बनेंगे उनको भी इसी तरीके की ट्रेनिंग देगा। तो देखो टेक्निकली नेक्स्ट टाइम जब भी आप गुस्सा करें तो भाई सिर्फ 10 सेकंड तक शांत होकर यह सोचा करो कि भाई किस लेवल तक हम हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं सिर्फ 2 से 5 सेकंड के गुस्से के लिए। फैक्ट नंबर 4, गाइस क्या आपको पता है कि बहुत सी कंट्रीज के जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं ना, या फिर वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके साथ ना एक बड़ा अजीब सा प्रोटोकॉल भी रखा जाता है। और वो ये है कि जब भी वो हमारी कंट्री को या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे पहले एटलीस्ट 30 मिनट तक उन्हें अपोजिट जेंडर से बात करनी होगी। बट क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि भाई अपोजिट जेंडर से बात करके ऐसी कौन सी ही जादू की छड़ी घूम जाती है कि एक इंसान बहुत अच्छे तरीके से किसी भी गवर्नमेंट को या कंपनी को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाता है। एक्चुअली गाइस आई कैन श्योरली से दैट, लेकिन ये साइकोलॉजिकल फैक्टर अभी तक आपके सामने नहीं आने दिया गया होगा। लेकिन देखो हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि जब भी हम सेम जेंडर से बातें करते हैं ना, तो क्योंकि देखो दोनों के दिमाग की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो इस केस में जो दोनों दिमाग होते हैं ना उन्हें एक दूसरे के हाव भाव और एक्शन पर इतना गौर नहीं करना पड़ता। लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे ही हम अपोजिट जेंडर से बातें करते हैं तो अब इस समय क्या होगा, एक मेल ब्रेन होगा और एक फीमेल ब्रेन होगा। और क्योंकि इस कंडीशन में दोनों की वर्किंग स्लाइटली डिफरेंट होती है तो इन दोनों को ना क्या करना होता है, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी के मूवमेंट पर सबकॉन्शियसली ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो कॉन्वर्सेशन को सही बनाए रखने के लिए हमारा दिमाग उस टाइम पर ज्यादा डोपामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है। और देखो भाई ये बात मेडिकली भी प्रूफ है कि जब हमारे दिमाग में सेरोटोनिन या फिर डोपामिन कॉन्वर्सेशन के दौरान बहुत बड़े स्केल पर रिलीज होती है तो सबकॉन्शियसली हमारा जो दिमाग है ना वो ज्यादा अलर्ट मोड में चला जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान इस चीज से ना सिर्फ हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है, बल्कि उस समय अगर कोई इंसान बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन भी हमारी तरफ बोले ना तो बड़े ह्यूमरस वे में हम उसका ऐसा जवाब दे सकते हैं कि सामने वाले इंसान का भाई जिंदगी भर के लिए मुंह ही बंद हो जाए। और देखो गाइस यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए अक्सर कंट्रीज या फिर किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने से पहले स्पीकर्स को अपोजिट जेंडर से एटलीस्ट 30 मिनट तक बात करना कंपलसरी किया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो भाई कोई भी मेन इवेंट होने से पहले एटलीस्ट 30 मिनट तक अपोजिट जेंडर से बातें जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, गाइज आपने अभी बचपन में अपने पेरेंट्स से ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि भाई जब भी वेल्डिंग होती है ना तो उस प्रोसेस के दौरान वेल्डिंग की जो रोशनी निकलती है भाई उसको नेकेड आई से बिल्कुल भी मत देखना वरना तुम अंधे हो जाओगे। बट देखो सवाल ये है कि हम ब्राइट सनलाइट भी देख लेते हैं, हम बहुत सी तेज तेज रोशनियां भी देख लेते हैं, तो फिर भाई वेल्डिंग की लाइट के साथ ऐसी क्या परेशानी है जिसको देखने के बाद लोग हमसे कहते हैं कि भाई मत देखो वरना अंधे हो जाओगे। चलो आज इसके पीछे की साइंस भी बताता हूं। तो देखो गाइस वेल्डिंग करते वक्त 3 टाइप की लाइट्स जो है ना वो रिलीज होती हैं, UVA, UVB और UVC। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि तीनों ही लाइट्स हमारी आंख के सबसे आगे वाले पार्ट से टकराती हैं जिसको कि कॉर्निया बोला जाता है। और कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है एक्यूनस ह्यूमर जो कि UVB और UVC लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे आंखों में ना अगर हम ज्यादा वेल्डिंग वाली लाइट को देखते हैं तो रेडनेस या फिर पेन या खुजली जैसी परेशानी आने लगती है। बट ऑन दी अदर हैंड ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से जो UVA लाइट होती है ना वो यहां पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है और वो सीधा बढ़ जाती है हमारी आंख की लेंस की तरफ। अब देखो गाइस इंटरेस्टिंगली हमारी आंख का जो लेंस होता है ना उसमें एक बड़ा अजीब सा प्रोटीन भी होता है जो कि इस UVA लाइट को ना स्ट्रेट 98% तक एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर ये प्रोसेस बार बार होता हुआ चला जाए तो लेंस का जो ये प्रोटीन होता है ना ये पत्थर के जैसा बन जाता है और हमें कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद वाली परेशानी होती है। बट देखो गाइस अभी भी इस पॉइंट तक ना वो 2% लाइट अभी बची हुई है जो लेंस में भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाई थी, जिसके चलते हुए वो 2% रेज ना आगे बढ़ते हुए रेटिना के मैकुला के पीछे इन रॉड्स और कोन्स नाम के फोटो रिसेप्टर सेल से कांटेक्ट में आती है। और जैसे ही ये काम होता है ना भाई ये सेल्स हमारे तुरंत ही डैमेज होने लगते हैं और हम परमानेंटली अंधे हो जाते हैं। बट द सैड पार्ट इज दिस भाई कि इसका ना कोई इलाज नहीं होता। तो बाई चांस अगर वेल्डिंग की रोशनी देखते समय हम अंधे हो गए तो हमें पूरी जिंदगी वैसे ही काटनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके आसपास कहीं वेल्डिंग हो रही हो तो नेकेड आई से उसे बिल्कुल भी ना देखें। फैक्ट नंबर 2, गाइस देखो इतिहास में ना हम इंसानों ने बहुत सी ऐसी खोज की है, बहुत से ऐसे इन्वेंशन भी किए हैं जिसे लिटरली एक इंसानी दिमाग के द्वारा कर पाना ना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
जैसे सबसे बड़ी डिस्कवरी तो भाई आग की ही डिस्कवरी है। मतलब एक नॉर्मल सा दिमाग लगाकर आप ये सोचिए कि भाई आज की डेट में भी आग जैसी कोई दूसरी डिस्कवरी बिना किसी इक्विपमेंट के अगर हमें करनी पड़ जाए ना भाई, तो हमारे लिटरली पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि शायद ये ना हमारे दिमाग की पावर के ही बियॉन्ड होगा। और देखो गाइस, बात सिर्फ आग तक ही सीमित नहीं है। पास्ट में हमने लिटरली बहुत से ऐसे इन्वेंशन भी किए हैं जिसे एक इंसानी दिमाग के द्वारा कर पाना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही लगता है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई जब ये चीजें हमारे दिमाग से बियॉन्ड थी तो टेक्निकली भाई इसे हमने डिस्कवर या फिर इन्वेंट कर कैसे लिया? या फिर गाइस यूं कहा जाए कि इसे इन्वेंट या फिर डिस्कवर किया तो किसी ने, लेकिन बस हम इंसानों ने उसका क्रेडिट ले लिया। वेल गाइस, अभी ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन चलो इसके भी एक साइंटिफिक एक्सपेक्ट को दिखाता हूं। एक्चुअली गाइस, ये इंफॉर्मेशन आप तक कभी भी आने नहीं दी गई होगी, लेकिन आज से कुछ सालों पहले क्या हुआ कि चाइना में ना एक प्रोजेक्ट की खुदाई के दौरान वहां के लोगों को ना इंसानी स्कल जैसी एक चीज देखने को मिली। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जो स्कल था या इनके अंदर जो दिमाग था वो इंसानी दिमाग के साइज से भी दुगना या फिर तिगुना बड़ा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही स्कल वहां के रिसर्चर्स को मिला तो उन्होंने ना आसपास के एरिया में और बड़े स्केल पर इनकी तलाश को जारी किया, जिसके बाद सरप्राइजिंगली उन्हें वहां पर बहुत से ऐसे स्कल अलग अलग शहरों और अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिले, जिससे यह बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि शायद पास्ट में हम इंसानों की भी एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिनके पास दिमाग हम होमोसेपियंस के कंपैरिजन में दुगना या फिर तिगुना ज्यादा बड़ा था। एंड ऑनेस्टली अगर इतिहास में ऐसा था तो टेक्निकली ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई फिर हमने इतनी बड़ी बड़ी खोज या फिर इन्वेंशन कर कैसे लिए। लेकिन अब ये जानने के बाद शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई अगर ये प्रजाति इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी तो फिर ये विलुप्त क्यों हो गई? तो देखो गाइस, साइंटिफिकली इसका ना एक बेहद ही कॉमन सा रीजन भी हो सकता है जिसे खुद साइंस भी मानता है, और वो ये है कि देखो अगर कोई एक ऐसी ह्यूमन स्पीशी मौजूद थी जिस पर हमसे ज्यादा दिमाग मौजूद था, यानी कि दुगना या फिर तिगुना दिमाग मौजूद था, तो उस दिमाग की वर्किंग के लिए उन्हें उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी रही होगी, जो ऑब्वियस ही बात है कि पास में जो हमारी फूड चेन थी या जिस हिसाब से हम शिकार कर पा रहे थे भाई वो उसे फुलफिल नहीं कर पाई होगी, जिसके चलते हुए हम इंसानों की वो वाली जो प्रजाति होगी ना भाई वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड विलुप्त हो गई होगी। हालांकि रिसेंट टाइम में इस प्रजाति को होमो जूलियंसिस का नाम देने का प्लान चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है, एंड होपफुली अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी पूरी ही सच्चाई आगे आने वाले कुछ ही सालों में ना सिर्फ हमें बताई जाएगी बल्कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाई भी जाएगी। फैक्ट नंबर 1, क्या डेजा वू से सच में एक इंसान अपना भविष्य देख सकता है? वेल गाइस, ये चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पिछले कई सौ सालों से लगातार डेजा वू के ऊपर टाइम टू टाइम रिसर्च की गई है। तो चलो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भाई आखिर डेजा वू होता क्या है और क्या एक्चुअली में इसकी मदद से एक इंसान अपने भविष्य को देख सकता है या फिर नहीं। तो देखो गाइस, बात अगर डेजा वू की जाए तो बेसिकली ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस भी जगह पर हम पहली बार जा रहे होते हैं या किसी से भी अगर मिल रहे होते हैं या फिर इवन हमारे आसपास अगर कुछ भी चल रहा होता है ना, तो भाई हमें अंदर से ये फीलिंग आती है कि यार इस जगह पर या इस इंसान से या जो अभी मेरे आसपास हो रहा है भाई ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और देखो गाइस, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसे एक दो इंसान ने नहीं बल्कि इस धरती पर मौजूद ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील तो जरूर किया होता है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर ये डेजा वू हम इंसानों के साथ होता ही क्यों है? तो देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया ना, यही सेम क्वेश्चन सबसे पहली बार साल 1876 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एमिली बोरेक के दिमाग में भी आया था, जिसके बाद उन्होंने भाई लिटरली एक बुक में इसको समराइज भी किया और प्रैक्टिकली उन्होंने ही इस फिनोमेना को नाम दिया था डेजा वू। अब देखो गाइस, जैसे ये फिनोमेना इस बुक में सबसे पहली बार रखकर दुनिया के सामने आया तो बहुत से लोगों ने फील किया कि हाँ यार ये चीज तो मेरे साथ भी होती है, जिससे ना बहुत बड़ी एक रिसर्चर्स की लॉबी ये मानने लगी कि भाई मे बी हमारे दिमाग के पास वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर के इवेंट्स को देख सके। लेकिन इस थ्योरी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी मौजूद थी, और वो ये थी गाइस कि अगर हमारा दिमाग फ्यूचर को देख सकता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्यूचर में होने वाले सारे ही इवेंट्स पहले से ही प्लान किए गए हैं। यानी कि एक इंसान कब हंसेगा, कब रोएगा, वो अपनी लाइफ में कब क्या करेगा और कब क्या नहीं करेगा, ये पहले से ही प्लान है, और हम सिर्फ कठपुतली की तरह ही किसी दूसरे इंसान या सुपर पावर के इशारों पर नाच रहे हैं। और ये चीज भाई ऑनेस्टली काफी ज्यादा वियर्ड है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी और के इशारे पर ही नाच रहे हो? ये कोई सिमुलेशन थोड़ा ना चल रहा है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी था गाइस
कि क्या हुआ कि इसके बाद है ना कई सौ सालों तक डेजा वू के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई, जिसमें ये माना गया, ये जानने की कोशिश की गई कि भाई लिटरली एक इंसानी दिमाग को ये आभास होता ही क्यों है कि ये चीज मेरे साथ पहले हो चुकी है। तो देखो गाइस, हमारा जो ये दिमाग है ना, ये दो तरीके की रीजनिंग को हर वक्त ही करता है। पहला कॉन्शियस रीजनिंग, यानी कि मुझे सुबह उठना है, मुझे चलना है, मैं किस स्पीड से अगर कहां जाऊंगा तो कितनी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, वहां का मौसम क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये कॉन्शियस रीजनिंग के अंदर आती हैं। जबकि बैक एंड पर हमारा दिमाग है ना, सबकॉन्शियस रीजनिंग को भी हर वक्त करता रहता है। बट टेक्निकली हमारा दिमाग सबकॉन्शियस रीजनिंग को बैक एंड पर 24 घंटे क्यों करता रहता है, इसका सटीक जवाब जानने के लिए हमें और आपको चलना पड़ेगा थोड़े से इतिहास में। तो देखो गाइस, इनिशियल स्टेज पर जब हम इंसान इवॉल्व हो रहे थे तो हमारे दिमाग का प्राइमरी काम हमें सुरक्षित रखना था, जिसके चलते हुए हमारा दिमाग 24 घंटे बिना रुके सबकॉन्शियस बेसिस पर रीजनिंग करता रहता था। बेसिकली देखो, हमारा जो दिमाग है ना, ये हमारे पास्ट इवेंट्स और हमारे बिहेवियर को बेस बनाकर फ्यूचर में होने वाली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को प्रिडिक्ट करता है। देखो, अब इस चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास आज की डेट में बहुत सारा फूड मौजूद है, लेकिन आपको यह भी पता है कि भाई एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब इस सारे ही फूड को खाकर मैं खत्म कर दूंगा। अब देखो, यहां पर हमारी जो कॉन्शियस रीजनिंग होगी ना, वो हमसे क्या बोलेगी कि भाई इसका मतलब तो ये है कि मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे और फिर बाद में उस पैसे से जो है वो आगे का फूड लाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, बैक एंड पर हमारी सबकॉन्शियस रीजनिंग जो होगी ना, वो अनबिलीवेबल से फ्यूचर प्रिडिक्शन को भी हमारे लिए प्रिडिक्ट कर रही होगी। एग्जाम्पल के लिए हमारा दिमाग बैक एंड पर यह भी प्रिडिक्ट कर रहा होगा कि अगर बाई चांस मुझे खाना खाने को नहीं मिला तो हो सकता है कि मेरी एनर्जी कम हो जाए, तो मुझे किस तरीके से उसे यूटिलाइज करना है। और शायद ये भी हो सकता है कि एनर्जी कम होने के चक्कर में मैं चक्कर खाकर बेहोश भी हो जाऊं। और देखो, ये भी हो सकता है कि मुझे जो ये चक्कर है ना, ये स्टेयर्स पर चढ़ने के बाद आए, क्योंकि स्टेयर्स पर चढ़ते वक्त जो है मेरी एनर्जी वो ज्यादा कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो सकता हूं। तो गाइस देखो, अब इस पॉइंट पर हम ये मान लेते हैं कि बाई चांस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए कि मैं बाहर जाकर खाना नहीं ला पाया, और उन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी मेरे सबकॉन्शियस पॉसिबिलिटी से मिलती हुई जनरेट हुई। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये मान लूं कि भाई मेरे साथ लगभग वैसा ही हुआ कि जैसे ही मैंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू करा, क्योंकि मेरी एनर्जी लो थी, मुझे अचानक से ही चक्कर आने लगे। तो उस केस में मेरा जो दिमाग होगा ना, क्योंकि उसकी देखो एक पॉसिबिलिटी काफी हद तक सच जैसी बनती हुई चली जा रही है, तो मुझे ये एहसास होगा कि भाई ये इवेंट तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मैं स्टेयर चढ़ने के बाद पहले भी चक्कर खा के गिर चुका हूं। बट टेक्निकली देखो, यहां पर क्या हुआ, मेरे दिमाग ने ना भविष्य नहीं देखा, मेरे दिमाग ने सिर्फ एक फ्यूचर की मेरे बिहेवियर और मेरी बॉडी को या मेरे पास्ट इवेंट्स को लेकर एक प्रिडिक्शन को बनाया। अब क्योंकि वो प्रिडिक्शन लगभग ऑलमोस्ट रियलिटी के जैसी ही थी, तो मेरे दिमाग को यह आभास होगा कि भाई टेक्निकली मैंने फ्यूचर देखा है, बट उसने फ्यूचर नहीं देखा। तो इन दी लास्ट, क्या अब ये मान लिया जाए कि फिर डेजा वू के चलते हुए एक इंसान अपना भविष्य कभी देख ही नहीं सकता है? तो देखो, साइंटिफिकली आप एग्जैक्ट भविष्य तो नहीं देख सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से योग करते हो, दिमाग को शांत रखते हो और मेडिटेशन या फिर वर्कआउट को बैलेंस करके रखते हो, तो यहाँ पर ये बात भाई साइंटिफिकली भी प्रूव हो जाती है कि हमारे दिमाग की जो ये सबकॉन्शियस रीजनिंग की पावर होती है ना, ये काफी अच्छे तरीके से सटीक और अलाइंड हो जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारा दिमाग है ना, और अच्छे तरीके से हमारे बिहेवियर और पास्ट इवेंट्स को समझकर हमारे लिए और ज्यादा सटीक फ्यूचर प्रिडिक्शन बैक एंड पर कर पाता है। और जब ऐसा होता है तो ये डेजा वू वाला जो सिनेरियो होता है ना, ये हमारे साथ फ्रीक्वेंटली और काफी हद तक सही होने लगता है। और शायद देखो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इतिहास में जो हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, वो भी काफी हद तक फ्यूचर को सही तरीके से प्रिडिक्ट कर लेते थे। सो यस, डेजा वू से आप अपना भविष्य प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से बस यूज करना आना चाहिए। और मेरा ये स्टेटमेंट मेडिकल साइंस भी प्रूफ करता है। सो गाइज, आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज करने का ट्राई किया है तो दिल खोलकर इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट है 3000 लाइक, 3000 अंगूठे चाहिए मुझे इस वीडियो पर। अगर आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।